हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज इसी मस्ती के साथ हम लोग नए अध्याय को शुरू कर रहे हैं, मानव विकास। चैप्टर 4 बिहार बोर्ड के हिसाब से भूगोल का जो चौथा लेसन है मानव विकास, इनके बारे में पढ़ेंगे। आपके सामने दो बातें उपस्थित होगी, एक वृद्धि और एक विकास। भाई वृद्धि क्या है और विकास क्या है? दोनों को तो हिंदी में हम समझते हैं एक ही चीज है, लेकिन जब अंग्रेजी में हम लोग जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हो सकता है कुछ ना कुछ है ऐसा। वृद्धि तो ग्रोथ कहां प्रयोग करते हैं हम लोग? तो पौधे की विकास की ओर। जब पौधे बढ़ता है ना तो उसको कहते हैं कि पौधे ग्रोथ कर रहे हैं। और अंग्रेजी में जब विकास की बात करते हैं तो उसे कहते हैं डेवलपमेंट की मतलब होता है उन्नति, अर्थात वह कहीं ना कहीं उसके गुणों में वृद्धि हो रही है। तब हमको समझ में आया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, और इसी गड़बड़ी को आज हम क्लियर करेंगे अपने चैप्टर मानव विकास के साथ। ठीक है, क्या है सुनिएगा। आपने क्या समझा कि भाई वृद्धि क्या है और वृद्धि के साथ क्या गड़बड़ी है, विकास क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए, तो हमारा आज चैप्टर है, मूल रूप से ध्यान रखिएगा, मूल रूप से चैप्टर क्या है? मानव विकास। चैप्टर का क्या नाम है? मानव विकास। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो मूल रूप से पढ़ेंगे कि वृद्धि और विकास क्या है, यानी वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं। ऐसे सुनने से आपको लगता हो कि दोनों एक ही शब्द हैं, लेकिन अभी हमने आपको समझाया कि वृद्धि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर है। क्या अंतर? जब आप इसको अंग्रेजी में देखिए, थोड़ा सा ढूंढिए, तो वृद्धि को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग ग्रोथ। और ग्रोथ जैसे ही शब्द आता है तो हमें ये समझ में आता है कि वह बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर उठ रहा है, ये ग्रोथ है। और विकास अंग्रेजी में बोलते हैं उसको डेवलपमेंट मतलब होता है उसका उन्नत होना, आगे की ओर बढ़ना। ठीक है, इसी चीज को हम लोग आगे समझेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मानव विकास की अवधारणा क्या है, मानव विकास के क्या क्या पक्ष हैं, मानव विकास का स्तंभ क्या है, मानव कैसे विकास करेगा, मानव विकास के स्तंभ, सॉरी गलती दोबारा लिखा गया है, मानव विकास का मापन और मानव विकास का उपागम। ये सारी बातों को हम लोग इस चैप्टर में क्लियर करेंगे बारी बारी से। ठीक है, इसके अलावा मानव विकास की अंतरराष्ट्रीय तुलना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि वृद्धि क्या है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वृद्धि क्या है। देखिए, वृद्धि का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ, किसी भी वस्तु या किसी मानव के आकार में परिवर्तन। आपने क्या गौर किया कि मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लिया है, तो अभी वो 1 फीट का यानी 12 इंच का बच्चा है, वजन उसका मात्र 3 केजी है। लेकिन जैसे कुछ समय बदलेगा, 2 साल 3 साल, तो उसकी शरीर की वृद्धि हो गई। क्या सुना आपने? वृद्धि। क्या सुना? सही सुना आपने, वृद्धि हो गई। और उसकी लंबाई मात्र 12 इंच से वो 18, 20, 25, 30 इंची का हो गया। और उसका वजन जो 3 केजी था आज 15 केजी है। ये क्या है? उसकी वृद्धि है। ये क्या है? उसकी वृद्धि है। ठीक है, तो वृद्धि का मतलब समझ गए कि वृद्धि का मतलब है उसके आकार में परिवर्तन, उसकी लंबाई में परिवर्तन। इसको मापा जा सकता है, अर्थात मापा मात्रात्मक। मापा से क्या निकला? मात्रात्मक, अर्थात ये मात्रात्मक वृद्धि है। वृद्धि को क्या बोलते हैं हम लोग? मात्रात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मात्रात्मक बोलते हैं, यानी इसे मापा जा सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि वृद्धि किसे कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछे कि भाई वृद्धि क्या है, तो बताएंगे वृद्धि एक मात्रात्मक होती है जिसे हम लोग माप सकते हैं, अर्थात एक व्यक्ति के शरीर में, एक पौधे के शरीर में, एक जीव जंतुओं के शरीर में जो आकार में परिवर्तन होती है, जो उसकी लंबाइयां बढ़ती है, जो उसकी वजन बढ़ते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग? वृद्धि। लेकिन इसकी एक सीमा होती है, ये एक सीमा तक ही बढ़ता है। मान लीजिए एक मनुष्य, आदमी क्या होगा? 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 10 फीट, ज्यादा ये अजूबा है। उसको आप 100 फीट नहीं कर सकते हैं। वो 10 फीट का हो गया तो संसार का अजूबा हो गया। एक मात्रा एक निश्चित है, यानी इसको वृद्धि की सीमा है। एक व्यक्ति का सामान्य वजन 70 केजी, 80 केजी, 120 केजी, उसको 500 नहीं कर सकते हैं आप।
तो ये क्या हमारी वृद्धि है। तो वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं, उसकी एक सीमा होती है और ये क्या है, मात्रात्मक है। आशा करते हैं आपको वृद्धि समझ में आया होगा कि वृद्धि किसे कहते हैं। चलते हैं इसी के साथ आगे की ओर और देखते हैं आगे क्या कहता है। चलिए अब चलते हैं। वृद्धि जो होती है ना मेरे भाई, वृद्धि ये दो प्रकार की, वृद्धि कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक विकासयुक्त और एक विकासहीन। अब कहेगा सर विकासयुक्त क्या है, विकासहीन क्या है। देखिए जब मान लीजिए कि हमारी वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, लेकिन वृद्धि के साथ साथ हमारी साधन नहीं बढ़ रहे हैं ना, साधन नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसे कहते हैं विकासहीन वृद्धि। अगर विकास यानी वृद्धि हो रही है लेकिन उसके साथ साथ साधन नहीं बढ़ रहे हैं तो उसे विकासहीन वृद्धि कहेंगे। ध्यान रखना, विकासहीन। सर हम नहीं समझे। अरे देखिए कोई भी चीज को उदाहरण लेते चलो ना यार, उदाहरण ले समझ में आ जाएगा बिल्कुल। हाँ बात तो सही है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए एक अपने क्षेत्र की आबादी 5000 थी, ठीक है, लेकिन एक वर्ष बाद, मात्र एक वर्ष, 5 वर्ष रखो, 5 वर्ष बाद क्या हुआ कि आबादी हमारी दोगुनी हो गई। 5000 से क्या हो गया, 10,000। लेकिन हमारी जो साधन था, साधन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सब कुछ वैसा कि वैसा रह गया। तो इसको कहते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे हम लोग, विकासहीन वृद्धि। वृद्धि तो हमने किया लेकिन हमारे साधन में वृद्धि नहीं हुई। जैसे स्कूल नहीं बढ़ा, सड़कें की लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ी, मान लीजिए अन्य प्रकार के जो साधन थे, जो हमारी जरूरत थी, वो सब नहीं बढ़ा ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विकासहीन वृद्धि। क्लियर। अब आगे चलते हैं, विकास युक्त वृद्धि क्या है। वैसी वृद्धि, वृद्धि के साथ साथ साधन भी बढ़ रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, विकास युक्त वृद्धि। जैसे एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए हमारे क्षेत्र की आबादी कितनी है, 5000। यहां एक विद्यालय है, 2 सड़कें हैं, एक हॉस्पिटल है। क्लियर। एक अनुमानित बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि सही बता रहे हैं। अब 5 वर्षों बाद क्या हुआ कि हमारे क्षेत्र की आबादी दोगुनी हो गई, 5 से 10,000 हो गया। अब गौर करके देखते हैं कि विकास हुआ, तो हाँ विद्यालय की संख्या 3 हो गई, हॉस्पिटल 2 हो गए, सड़कें, कुछ मुख्य सड़कें गांव से निकाली गई, इसके अलावा छोटे छोटे कई सड़कें निकाली गई। यानी कहने का अर्थ है कि हमने देखा कि हमारी वृद्धि हुई ना, तो वृद्धि के साथ साथ ना संसाधन भी बढ़ रहे हैं, लोगों की सुविधाएं भी बढ़ रही है, तो इसी को कहते हैं हम लोग विकास वृद्धि। क्लियर। तो आशा करते हैं आपको ये 2 बातें समझ में आई होगी। क्या क्या आपने समझा अभी तक कि भाई वृद्धि किसे कहते हैं, वृद्धि में कितने भाग, तो 2, एक विकासहीन और विकासयुक्त। दैट्स ऑल। चलिए इतना तक समझ गए, तो आगे अब चलते हैं हम लोग, विकास किसे कहते हैं। आपसे अगर कोई पूछे भाई विकास किसे कहते हैं, तो झट से मत बता देना कि हमारा भतीजवा का नाम विकास है। ये बात सही बता रहे हैं कि हमारे एक भतीजा है, उसका नाम है विकास, लेकिन उस विकास की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ विकास का मतलब है, विकास का मतलब है उन्नति। उन्नति, उन्नति का मतलब है कि लोगों के गुणों में वृद्धि, लोगों के गुणों में वृद्धि, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग विकास। जैसे मान लीजिए कोई आदमी पढ़ रहा है, उसकी कितनी क्वालिटी बढ़ जाएगी, कितना गुण बढ़ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे भाई, विकास बोलेंगे। कितना बढ़ जाएगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विकास। क्या समझा आप, यानी विकास का मतलब क्या समझे, उसके गुणों की वृद्धि, यानी ये गुणात्मक परिवर्तन है। ये क्या है, गुणात्मक। अब इसको मापा नहीं जा सकता। अब बताइए कि राकेश सर जो पढ़ा रहे हैं आपके सामने, इनकी लंबाई तो आप माप सकते हैं, और ये तो आप निश्चित ही हो गया है कि अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। क्लियर। इनकी मोटाइयां, वजन भी आप माप सकते हैं, लेकिन क्या इनके गुणों की तुलना किया जा सकता है कि इनमें कितनी क्वालिटी है भाई। कभी हिस्ट्री लेके बैठ जाते हैं, कभी ज्योग्राफी लेके बैठ जाते हैं, कभी मैथों को लेके बैठ जाते हैं। ये क्या गुणों की तुलना है। और आज जो हमारा गुण है, क्या 5 साल बाद यही गुण रहेगा, और बढ़ सकता है भाई, ऐसी बात नहीं है। चेहरे देख करके पता नहीं लगाया जा सकता इसमें कितना गुण है। अगर ऐसी बात है तो बहुत सारे आप वैज्ञानिकों को लीजिए, नाम बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, उनके चेहरा के आकृति को देख करके पता चल नहीं सकता है कि ये, लगेगा कि वो पगला डिजाइन का आदमी है। तब देखिएगा, जैसे अल्फ्रेड नोबेल को ही ले लीजिए, उनका चेहरा देखिए, न्यूटन साहब को देखिए, इतना पूरा बाल झोटा उटा बढ़ाए हुए हैं,
और तब देखिए दुनिया को अपनी चमत्कार से दिखा दिए। यानी कहने का अर्थ है कि उनकी गुणों की तुलना किया जा सकता है क्या? उनको गिना जा सकता है कि उनमें कितना गुण है? ये ना गिन सकते हैं, ना तौल सकते हैं, ना माप सकते हैं, अर्थात ये गुणात्मक। तो विकास क्या समझे? विकास जो होती है वो गुणात्मक वृद्धि होती है, इसको मापा तौला नहीं जा सकता है, और इनके गुणों में वृद्धि है, इसी को कहते हैं हम लोग विकास। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग शब्द हैं, और दोनों का हम लोग अगर तुलना करें तो हमें पता चला कि वृद्धि का मतलब हुआ शरीर में वृद्धि, विकास का मतलब हुआ गुण की वृद्धि। विकास अर्थात उसको तुलना नहीं किया जा सकता, जबकि वृद्धि को तुलना किया जा सकता है, मापा तौला जा सकता है। क्लियर? चल, अब आपके सामने एक और बातें समझ में आया। यहां से एक परीक्षा में आपको, परीक्षा में एक शब्द पूछता है, मैं बता दूं आपको कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है। अब आपको उसी हिसाब से लिखना है कि भाई वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। बस कुछ नहीं भाई, अभी जो आपने सुना सारी बातों को कंठस्थ कर लीजिए, आप परीक्षा में जाके लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा, कोई नहीं काटेगा। किसका दम है काट लेगा नंबर रे? चलो क्या लिखना है पहले सुन लो। पहले लिखना भाई वृद्धि, तो लिखना किसी भी जीव शरीर के लंबाइयां, मोटाइयां, वजन इत्यादि में जो वृद्धि है इसी को कहते हैं हम लोग वृद्धि। ठीक है, यह मात्रात्मक वृद्धि है, इसे मापा जा सकता है, इसकी एक निश्चित सीमा होती है, और इसको हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक, फिर लिखना विकास। विकास अर्थात उसके गुणों में परिवर्तन, गुणों में जो परिवर्तन है, वृद्धि है, उसको कहते हैं हम लोग विकास। यह गुणात्मक वृद्धि है, क्योंकि आज जो है वो कल नहीं होगा, और कल जो होगा वो परसों नहीं होगा, यानी कि अंतर होते चलते हैं। इसकी न तो तुलना किया जा सकता है, न तो सही सही आकलन किया जा सकता है, इन्हें इसको माप नहीं सकते, ये गुणात्मक है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। तो इस तरह से लिख दोगे ना तो नंबर आ ही जाएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए क्या है ना कि हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। ठीक है, भूगोल में एक व्यक्ति थे, जब इन सारी बातों का विकास वृद्धि सारी दुनिया इसी चीज पर एकदम चर्चा किए हुए जा रहा था, तो कुछ लोग अलग अलग तरीके से, क्योंकि संसार है, जितने लोग हैं सबकी अपनी अपनी भाषा होती है, अपनी अपनी विचार होता है, तो सारा संसार लगा हुआ था कि आदमी बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी, सब फिर अलग से लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ जाएगा, लोगों का अलग रहन सहन बढ़ जाएगा, ये लोग कह रहे थे। यानी कहने का मतलब ये था कि कुछ लोग कह रहे थे कि अगर व्यक्ति के शरीर में वृद्धि हो जाए, लंबाइयां बढ़ जाए, उसकी मोटाइयां बढ़ जाए, वो स्वस्थ रहे, तो अलग सी बातें होगी, तब हमारा जीवन प्रत्याशा बढ़ेगा। लेकिन एक पाकिस्तान के थे जिनका नाम था डॉक्टर महबूब उल हक, याद रखेंगे क्या नाम था उनका? महबूब उल हक। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। ठीक है, और उन्हीं का एक मित्र था जिनका नाम था अमर्त्य सेन। उनका नाम था प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। क्या नाम था उनका? अमर्त्य सेन। ये हमारे दक्षिण एशिया के थे। दक्षिण एशिया यानी कहने का अर्थ है कि पाकिस्तान के थे कौन? डॉक्टर महबूब उल हक, और भारत के थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ये दोनों एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। अब ये दोनों और अच्छे मित्र भी थे, इन दोनों ने सोचा क्या यार शरीर में लंबाई बढ़ना क्या सच्चे अर्थ में अर्थशास्त्र का हो सकता है? ऐसा क्या? तो हमारे डॉक्टर महबूब हक ने एक बात निकाला, देखो तुम कुछ भी करो यार, जो भी तुम्हारा हो, लेकिन मेन बिंदु होना चाहिए मानव में अगर विकास करना है ना, तो मानव के अवसर दो, अपॉर्चुनिटी, तब जाकर के उसकी विकास होगी। तो भाई ये कहिएगा ये क्या नहीं समझे? अरे देखो मान लो आप पढ़ रहे हैं, अगर एक ही पढ़ाई का क्षेत्र सबको दिया जाए कि भाई सबको पढ़ करके आप मैथमेटिक्स निकालना है, इंजीनियर बनना है, तो आपके पास अवसर कितना होगा? एक होगा। तो आपकी विकास, सब लोग उसी क्षेत्र में जाएंगे तो विकास कम मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपके साथ बहुत सारे अवसर हैं कि चलो पढ़ो, इंजीनियर की पढ़ाई करो, मैथ लो, अगर तुम वहां से नहीं निकल पाते हो तो एमबीए कर लो, वहां से नहीं अगर निकल पा रहे हो तो तुम डॉक्टरी कर लो, अगर उससे भी नहीं निकल पा रहे हो तो कोई दूसरा क्षेत्र में चले जाओ। नहीं, यानी आपके पास बहुत सारे अवसर है, कोई अवसर में चले जाओ। तो अब जैसे ही तुम्हारे अगर इस अवसर को छोड़ करके दूसरे में जाओगे
हो सकती है वहां पर तुम्हारी सिलेक्शन हो जाए, तुम्हारी उन्नति होगी। यानी कहने का अर्थ है डॉक्टर महबूब उल हक ने कहा कि अगर लोगों को अवसर दिया जाएगा तो वह उन्नति ज्यादा करेगा, और जैसे ही उन्नति करेगा तो उसमें एक चीज इंप्रूव होगी, क्या? तो लोगों के रहन सहन की क्वालिटियां बदलेगा। मैं एक उदाहरण बता दूं, हमारी एक रिलेशन में लड़के थे, लड़का नहीं लड़कियां थी, उनको डॉक्टरी की परीक्षा में, नीट की परीक्षा में बैठाया गया, परीक्षा दी। पहली परीक्षा में उसने कह दी कि ये हमारी बस की चीज नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह मेहनत बहुत अच्छा की। इसके बाद उसके हिसाब से रिजल्ट जब उसको नहीं मिला तो उसने सोच लिया कि ये हमारे लिए सही नहीं है, और उसके बाद वो अपने गार्जियन से बात किया और बोला कि हमें चेंज करना है सब्जेक्ट को, और उसने फिर इंजीनियर के क्षेत्र में चली गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, और आज मैक्स कंपनी में 90,000 के महीने पर बहाली हुई उसकी। ठीक है, आपने क्या समझा? यही अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। ये बात किसने कहा? हमारा सबसे पहले डॉक्टर महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, इन्होंने ही इस बात को बताया कि अगर लोगों को अवसर दिया जाए, अवसर बढ़ाया जाए, तो एक समय ऐसा आएगा कि मानव में उन्नति ज्यादा होगी, और जैसे उन्नति होगी तो उसके रहन सहन में, क्वालिटी में इंप्रूव होगा, और सबसे बड़ी चीज क्या होगा मालूम है? जीवन प्रत्याशा बढ़ेगा। अब कहेगा सर जी जीवन प्रत्याशा मतलब हम ना समझ रहे हैं। अरे देखो भाई, कि जब सब कुछ तुमको सुविधा मिलने लगेगा ना, तो आयु, लाइफ जो है ना वो बढ़ जाता है। अच्छा से खाओ पियोगे खूब मस्ती में, आज खुश रहोगे, खुशहाल एकदम मस्त तंदुरुस्त रहोगे, तो क्या होगा ना कि 60 के बाद भी लगोगे तुम युवा आदमी हो। क्या समझे? अच्छे से खाओगे पियोगे नहीं, हमेशा जीवन में कष्टे कष्ट दुखे रहेगा, तो लगेगा कि 40 में आपका 30 में आपको लगेगा कि बाल पक गया, दांत झरने लगा, गाल चुटक पटक के खत्म हो गया। ये क्यों कह रहे हैं? महबूब हक जी कह रहे हैं, यानी कि अवसर बढ़ेगा, मानव को मौका मिलेगा, आगे बढ़ेगा, जीवन प्रत्याशा है, यानी कि लाइफ जो है ना उसकी बढ़ेगी। जहां औसत उम्र 70 है वो 80 होगा, 90 होगा, ऐसा कह रहे थे कौन? डॉक्टर महबूब उल हक जी। चलिए, तो ये कहां के रहने वाले थे? याद रखेंगे, पाकिस्तान के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। इनका संबंध लोगों की सुविधा को बढ़ाना था, और विकास के अवसर बढ़ेगा, अर्थात काम करने का मौका मिलेगा, तो उसमें आत्मसम्मान बढ़ेगा। चलिए, अब ये दोनों ने अपनी अपनी बातें, कौन कौन? तो डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी, ये दोनों मित्र थे, और दोनों ने इस बात को दिया, लेकिन कहा कि इतना से काम ना चलेगा रे, इस चीज को ना कहां दे देते हैं हम लोग, कहां देते हैं? तो इसको इन्होंने एक योजना तैयार किया, और योजना तैयार करके और इन्होंने किसको दिया? HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक इंडेक्स, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक उन्होंने तैयार किया, दोनों मिलकर के, और उसको दे दिए। और जाकर के तब पता चला, यानी विश्व में जो ये पता चला कि इसका मतलब कैसे लोगों का विकास हो सकता है। और इन्हीं के बाद हर साल ये प्रकाशन होती है कि मानव विकास सूचकांक क्या है। अब कहेगा सर ये मानव विकास सूचकांक का मतलब? देखिए, मानव विकास सूचकांक का मतलब है कि कौन देश आगे बढ़ रहा है, कौन देश पीछे है, कहाँ के लोगों को सुविधाएं बढ़ रही है, इस सब जांच किसे पता चलता है? तो मानव विकास सूचकांक से। और इसका श्रेय किसको जा रहा है? तो डॉक्टर महबूब उल हक को पहला आवाज उन्होंने ही दिया था। ऐसे उनके मित्र थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी, उनका भी सहयोग है, लेकिन अगर ऑप्शन में रहेगा डॉक्टर महबूब उल हक तो पहले आप उसी को मारिएगा। अगर दोनों नाम रहेगा और कह दिया दोनों, तब दोनों में टिक मारिएगा, ठीक है, लेकिन नाम कौन था? महबूब। चलिए आगे चलते हैं। तो आप समझ गए कि ये मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार करने में किनका सहयोग? महबूब उल हक। ये कब हुआ था? तो 1990 में। कब दिया था उन्होंने? 1990। चलते हैं आगे। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग जब महबूब उल हक जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, इनका जन्म हुआ था 1934 पाकिस्तान में हुआ था। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, और मानव विकास सूचकांक को समझने में उन्होंने मदद मिला, और उन्हें पाकिस्तान का वित्त मंत्री भी बाद में बनाया गया, और 1990 में उन्होंने अपना रिपोर्ट जो है वह सौंपा था विश्व संगठन को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महबूब के अनुसार यानी महबूब उल हक के अनुसार
अवसर में वृद्धि ही मानव के विकास को बढ़ाती है, जबकि अमर्त्य सेन कहते हैं कि मानव के विकास तभी होगा जब उनमें स्वतंत्रता होगी। देखिए दोनों एक ही बात होती है, थोड़ा सा अंतर है। क्या है? देखिए अमर्त्य सेन कहते हैं कि मानव की वृद्धि तब होगी जब उनमें स्वतंत्रता हो। मतलब क्या? स्वतंत्रता क्या? आप स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र हैं, यानी कहने का अर्थ है कि दोनों एक ही चीज है, अवसर की बढ़ाना या स्वतंत्रता। यानी आप अगर एक क्षेत्र में अगर सफल नहीं हो रहा है तो चेंज कर सकते हैं, दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं, दूसरे क्षेत्र में अगर सफल नहीं हो तो तीसरे क्षेत्र में जा सकते हैं, यही स्वतंत्रता। यही बात महबूब उल हक ने कहा और यही बात अमर्त्य सेन ने कहा। दोनों एक ही बात है, लेकिन दोनों के कहने के थोड़े से अंतर थे बातों का। ठीक है, चलते हैं, यहां तक समझ गए। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। सुनिएगा, मानव विकास क्या है? मानव विकास का अर्थ है मानव के शारीरिक और मानसिक विकास। वास्तविक मानव विकास होगा, न कि आर्थिक उन्नति। देखिए मानव विकास का मतलब क्या समझे कि मानव के किसी मानव का विकास का मतलब मानव की शारीरिक और मानसिक विकास हो। मानव विकास का मतलब मानव के शारीरिक और मानसिक विकास हो, शरीर में भी वृद्धि हो और उनके मानसिक में भी वृद्धि हो, यानी गुण बढ़े, तो इसको कहते हैं हम लोग मानव विकास। मानव विकास के परिणाम निम्न है, यानी मानव जब तो हम बता रहे थे कि मानव विकास के बारे में कि भाई मानव विकास क्या है। तो हमने देखा कि मानव के शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से जब परिवर्तन हो रही है, उनमें वृद्धि हो रही है, तो उसको कहते हैं हम लोग मानव विकास। अब मानव विकास के क्या क्या परिणाम होंगे? जब मानव विकास करेगा तो क्या क्या होगा? देखिए पहली बात, मानव जब विकास करेगा तो दीर्घ आयु अर्थात उसकी उम्र बढ़ेगी। उसका उम्र जीने का जो 60 है, जीने का जो उम्र 70 है, वो बढ़ जाएंगे, वो 80 वर्ष जिएगा। 80 अगर जीने का उम्र है तो वो 90 जिएगा, बढ़ेंगे। ये कह रहे हैं अर्थशास्त्री। ये ऐसा नहीं गलत है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, जैसे मानव विकास करेगा तो उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी। इसके अलावा सुखी जीवन अर्थात जीवन में सुख में बनाने के लिए सभी साधन को उपलब्ध करेंगे। जैसे मान लीजिए आप अपने हिसाब से लीजिए ना, मान आपकी आमदनी अगर कम रहेगी तो आपके सही से कपड़े नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही आमदनी बढ़ेगी तो 4 जूते होंगे, 4 जूता खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए। ठीक है ना, 10-20 कपड़े होंगे, 2-4 गाड़ियां होगी, नहीं एक गाड़ी पुराना हुआ तुरंत नया गाड़ी आएगी। ठीक है ना, अच्छे से मकान होंगे, सब कुछ खाने की अच्छी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होगी। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे मानव विकास होगा, मानव के विकास का मतलब आपने क्या समझा? काम करने के अवसर मिलेंगे, मौका मिलेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा आमदनी करेगा, कमावेगा, समझे? तो ऐसी स्थिति में उनके जीवन को जो सुखमय बनाने के लिए जो चीज की जरूरत है, इन सारी चीजों को ना वो उपलब्ध करवाएगा, उपलब्ध होगा। आगे है सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में शांति आएगी, यानी समाज में, घर में सब लोग शांति में रहेंगे। जैसे आर्थिक स्थिति गड़बड़ाती है ना, वहां पर दिक्कतें होने लगती है। अब राजनीतिक क्षेत्र में चाहे सामाजिक क्षेत्र में जैसे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, सब कुछ सुविधाएं होगी। ठीक है, इसके अलावा अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा तक विकास में हम लोग पहुंचेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे हमारी आमदनी बढ़ेगी तो हम अच्छे स्वास्थ्य की ओर ध्यान देंगे। यानी कहने का अर्थ है हम लोग अच्छा स्वस्थ भोजन करेंगे, साफ कपड़े पहनेंगे, नहीं होता है कि नहीं होता है। इसके अलावा शिक्षा की ओर हम लोग ध्यान देंगे, बच्चे को हम उच्च शिक्षा की ओर भेजेंगे। नहीं, गांव में हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग किसी अच्छे संस्थान में डालेंगे। फिर जब वो बच्चा आगे बढ़ेगा तो फिर अच्छे से उसकी शिक्षा के लिए भाई डॉक्टरी पढ़ो, इंजीनियरिंग पढ़ो, MBA करो, BBA करो, जो भी करना है उसको कराएंगे, ताकि बच्चा ना शिक्षा के क्षेत्र में आगे, यानी साक्षरता दर क्या होगी? बढ़ेगी। आपने क्या समझा? मानव विकास से क्या क्या फायदे? तो नंबर 1 आयु में वृद्धि। दूसरा क्या आपने समझा? कि जीवन को सुखमय बनाने के लिए अच्छे से अच्छे चीजों, नहीं अब देखिए जिसके पास पैसे नहीं होते हैं उनमें बहुत सारी चीजों की दिक्कत होती है। नहीं, जैसे पैसा आना शुरू करेगा, पत्नी को 5,000 वाला साड़ी खरीद के लाएगा, एकदम अच्छा से चमचम वाला पहनावेगा। नहीं, क्या समझा? कि पैसा रहेगा तभी ना होगा रे भाई। तो यही कह रहे हैं हमारे महबूब उल हक जी कि भाई जब मानव विकास होगा तो ये सब सुविधाएं उपलब्ध होगी। चलते हैं आगे। मानव विकास के 4 स्तंभ। देखिए घर बनाने के लिए जैसे पिलर की आवश्यकता होती है ना भाई रे,
उसी तरह से मानव विकास के लिए 4 स्तंभ की जरूरत है। अब ये नहीं कि मानव विकास को मापने, मानव विकास सूचकांक को मापने के लिए जरूरत है, लेकिन मानव विकास के लिए जरूरी है। ठीक है, तो क्या क्या जरूरी है? 4 स्तंभ। तो नंबर 1 स्तंभ है हमारी समता, याद रखेंगे। पहली हमारी क्या है? समता। दूसरा हमारा है सतत पोषीयता, तीसरा हमारी है उत्पादकता, और चौथा है सशक्तिकरण। ठीक है, अब समझिए कि भाई समता क्या है। समता का मतलब होता है समान गुण। समता का मतलब क्या होता है मेरे भाई? समान गुण। जैसे मान लीजिए हमारा देश तो ऐसे भी धर्मनिरपेक्ष है, यहां पर कहा गया है, यानी हमारी संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इस बात का बल दिया गया है कि देश के किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, रंग, किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए, सबको समान अवसर दिया जाए, काम करने के सभी को समान मौका दिया जाए। इसी को कहते हैं हम लोग समता। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? समता। अगर मान लीजिए एक क्षेत्र में, किसी देश में जितने भी लोग हैं सबको समान अवसर दिया गया, समान मौका दिया जाए, तो विकास ज्यादा होगी। मैं बता दूं, गांधी जी के शब्दों में गांधी जी ने कहा था कि आप कोई भी योजना लागू कीजिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि इस समाज में जो सबसे नीचे पौधान पर है, क्या उसको लाभ मिल रहा है? इसको ख्याल रख के, इसको ध्यान में रख करके तब योजना लगाइए, यानी उस हिसाब से चलाइए। क्या समझे? ठीक वही बात कि अगर मान लीजिए हमारे देश में मानव विकास की ओर हम ध्यान दे रहे हैं, मानव विकास सूचकांक हम तैयार करना चाहते हैं, और समता नहीं मिलेगी, किसी देश में अगर लोगों को बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे हमारा देश विकास करेगा? यानी हर लोगों को विकास होगा तब ना होगा। हो खाली राकेश सर जी विकास कर जाएंगे, ओकरे से हो जाएगा पूरा देश चल जाएगा, उनके मुंह देखने से पेट भर जाएगा? ना ना, तो सब लोगों को विकास करना है। तो सब लोग कैसे विकास करेगा? तो सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए। कि मान लीजिए कि वो जो कर रहे हैं कोई भी कर सकता है, नहीं, यानी आप अपने हिसाब से काम करिए, कोई भेदभाव नहीं, तब जाकर के हमको मानव विकास का एक मौका मिलेगा, क्षमता। चलते हैं, दूसरा है सतत पोषणीयता, यानी सतत पोषीय। सतत का मतलब क्या होता है? देखो पढ़वे किया होगा तो लो 10वीं में, लेकिन अभी भूल गया। सतत का मतलब होता है लगातार, और पोषणीयता का मतलब विकास, लगातार विकास, तनका ही विकास। आदि वाला कहानी सुना था तू लोग? वो वाला खरगोश वाला, वो वाला क्या कहते हैं, कछुआ वाला। हाँ देखिए, भुला जाते हैं, खरगोश और कछुआ। कछुआ तो बहुत तेज दौड़ता था, रास्ते में भुतला गया बेचारे। खरगोश, सॉरी जहाँ गलती हो गया, देखो भूलिए जाते हैं। हाँ, तो खरगोश जो है ना वो बहुत तेज दौड़ता था, और कछुआ बेचारे धीरे धीरे दौड़ते थे। तो धीरे धीरे वो चला, तो क्या हो गया? पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? खरगोश को लगा के दौड़ते हैं। यानी कहने का मतलब ये समझे कि ऐसा नहीं कि कोई आदमी को आमदनी है तो एक के बार 10,000 20,000 हो जाए आमदनी, और 2-4 साल नहीं हो। सोना होना चाहिए तनके रोज, लेकिन हो, कोई बात नहीं, तनका भी हो लेकिन रोज हो, वो बढ़ेगा ज्यादा नहीं। आ किसी को एक के बार गड़गड़ा के आ गया, और फिर कुछ दिन सूख गया बेचारे को, तो कोई आमदनी हुआ। एक हमारे मित्र हैं, फोटोग्राफर है, बोले कि आपका परिवार कैसे चलता है? हम लोग तनिका कमाते हैं, बहुत कमाते हैं। साल में लगन का टाइम जब आता है तब हम के लिए लगन तो 4-5 महीना रहता है, तो कमाते होंगे, ठीक है। इसके बाद 7 महीना 8 महीना तो में बैठ के खा लेते हैं सब। अरे बाप, देखिए वो 3 महीना 4 महीना लगन रहता है, तो 70,000 80,000 का महीना वो कमाते हैं। बड़ा मन उनको प्रसन्न रहता है। और साल भर बैठ करके 8 महीना बैठे, खा पी के बराबर साल में पूछते हैं कि कितना विकास हुआ, तो न है कोनो विकास। तो ये विकास नहीं हुआ भाई रे। सतत का मतलब होता है लगातार। अगर आप 10,000 का महीना ही कमा रहे हैं कोई बात नहीं, तो लगातार कमाइए, इसी को कहते हैं सतत पोषीयता। ठीक है, यानी हमारे मानव विकास सूचकांक के लिए पहला तो होता है समानता, और दूसरा क्या है? सतत पोषीय, लगातार। क्या होना चाहिए? लगातार। हाँ, ई आज नहीं तो कल नहीं, ई वाला बात नहीं, एकदम रोज रोज। चलते हैं आगे। हमारा है क्या है? उत्पादकता। मानव की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी, अर्थात मानव किस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाए ताकि उसकी बढ़ोतरी हो, इसी को कहते हैं उत्पादकता। देखिए, मानव विकास करना है तो मानव में ना कुछ इंप्रूव कीजिए,
मानव में कुछ ऐसा चीज बढ़ाइए जिसके कारण वो क्या हो जाए, आगे बढ़ जाए, तो उसको कहते हैं हम लोग मानव विकास का क्या कहते हैं हम लोग, उत्पादकता। अब कहेगा सर हम समझे नहीं, चलिए ना इसको अपनी भाषा में समझा देते हैं, कोई बात थोड़ी है। देखिए मान लीजिए कि एक मजदूर में इतनी ज्ञान है, एक मजदूर में इतनी ज्ञान है कि वह केवल, चलिए फोन आ गया था जिसके कारण डिस्टर्ब हो गया, तो चलते हम लोग पढ़ रहे थे कि उत्पादकता के बारे में बता रहे थे कि मान लीजिए एक व्यक्ति को अगर काम करने के लिए मशीन पर लगाया जाए या हाथों से ही काम किया जाए तो मात्र क्या करेगा, एक दिन में 10 कपड़े तैयार करेंगे। लेकिन अब क्या करते हैं, हम प्रशिक्षण दे देते हैं। प्रशिक्षण का मतलब उसको ऐसा कुछ तकनीक सिखा देते हैं कि उसमें काम करने की क्षमता क्या हो जाए, बढ़ जाए। तब देखना भाई उसकी उत्पादकता एकदम बढ़ जाएगी। अब वो एक दिन में 50 कपड़े तैयार करेंगे। ये क्या है, उत्पादकता है, यानी लोगों में काम करने की क्षमता, ट्रेनिंग जिसको आप लोग कहते हैं, यही है उत्पादकता। यानी कुछ ऐसे मशीन लाया जाए, ऐसे लोगों को तकनीक लगाया जाए ताकि वो आगे काम करे। क्या, जैसे मान लीजिए हम एक उद्योग चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, तो फैक्ट्री में 100 मजदूर लगे हुए हैं लेकिन उत्पादन क्षमता कम हो रही है। लेकिन हमने सोचा कि अगर कोई अच्छा मशीन लाया जाए, लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए ताकि वो काम जल्दी जल्दी करे, काम करने के तकनीक को बढ़ाया जाए, तो उत्पादन क्षमता हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी को कहते हैं हम लोग उत्पादकता। अब आगे चलते हैं, सशक्तिकरण क्या है। मानव की इस तरह की क्षमता को बढ़ाया जाए जिससे कि वह उपयोग अपनी क्षमता को और बढ़ा सकता है, उसे स्वतंत्रता में बढ़ोतरी होगी, अर्थात उसे कहते हैं हम लोग सशक्तिकरण। यानी मानव के क्षमता को बढ़ाना, मानव के क्षमता को बढ़ाना जिससे कि वह अपनी क्षमता को और बढ़ा सकता है। यानी लोगों को ऐसा गुण दीजिए, यानी अपनी शक्ति को वह पहचान सके कि हम में ये क्वालिटी है, हम ये कुछ कर सकते हैं, ये बताना ही क्या कहलाता है, सशक्तिकरण। जैसे आपने सुनते होंगे महिला सशक्तिकरण। इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि महिलाओं में शक्ति है, महिलाओं में गुण है, लेकिन वह अपनी गुणों को पहचानती नहीं है। ठीक है, तो महिला को अपनी गुण में बढ़ोतरी, यानी उसको समझाना कि आप भी कुछ कर सकते हैं, ये बताना। ठीक उसी तरह से हर लोगों में कुछ ना कुछ गुण है, और कुछ लोग हतोत्साहित होकर बैठ जाते हैं कि हमसे नहीं होगा। अरे भाई उसको बताइए, उसको समझाइए, इंप्रूव कीजिए, यानी ये इसको कहते हैं सशक्तिकरण। तो आपने देखा मानव विकास के कितने स्तंभ, 4। कितने स्तंभ, 4। पहला है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, चौथा है उत्पादकता, और पांचवा है चौथा है सशक्तिकरण। ज्यादा समय हो रही है तो आज हम लोग इतने ही रहने देते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट बात। तब तक के लिए विदा लेते हैं, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ना हमें मानव विकास सूचकांक। अब इसका क्या मतलब आप समझ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि किसी देश की जीडीपी कितना है, अर्थात जीडीपी का मतलब हुआ सकल घरेलू उत्पाद। कोई देश किसी वस्तु का कितना उत्पादन कर रही है, कितना खपत कर रही है, वहां के लोग का रहन सहन कैसा है, इसको जानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि मानव विकास सूचकांक। ठीक है, यही बात, इसी बात को ना डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी को ना परेशान किए हुए थे कि दुनिया में कौन देश ज्यादा आगे बढ़ रहा है। सब कह रहा है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कोई कह रहा है हम बढ़ रहे हैं। आखिर इस कसमकस की जिंदगी में कैसे पता चले कि कौन देश ज्यादा बढ़ रहा है। इसी बात को लेकर के हमारे जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने एक योजना निकाला और सोचा कि भाई इस बात का ध्यान रखा जाए कि किस देश के लोग ज्यादा किसी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, वहां की खपत क्या दर है, किस लोगों का रहन सहन ऊंचा है, कितना ज्यादा वो अपने रहन सहन पर खर्च कर रहा है। इन सब के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, मानव विकास सूचकांक। आपने क्या समझा, जैसे मान लीजिए आप अपने घर से ही कहानी लीजिए कि आप अपने घर में प्रत्येक दिन भोजन पर 100 रुपया, शिक्षा पर 50 रुपया, अपनी आवास सुरक्षा पर 50 रुपया, ऐसे करके खर्च करते हैं, और पर सभी खर्च मिलाकर के रोज का आपका 500 गिरता है। लेकिन आपके एक जो पड़ोसी हैं वो अपने भोजन पर 80 रुपया,
आवास सुरक्षा पर 30 रुपया, इसी तरह से शिक्षा पर 20 रुपया अगर वो खर्च करता है तो उसका औसतन खर्च सब जोड़ जाड़ के पड़ता है 300 रुपया। इसका मतलब क्या समझे कि मानव विकास सूचकांक की दर में वो नीचे है और आप क्या है, ऊंचे हैं। ठीक है, तो मानव विकास का समझ गए अर्थ ना, कि मानव विकास सूचकांक यह बतलाता है कि कोई देश कितना किसी वस्तु पर खर्च कर रही है। शिक्षा पर वह कितना खर्च कर रही है, किसी आवास व्यवस्था पर वो कितना, सफाई पर कितना, सुरक्षा पर कितनी, इन सारी चीजों पर कोई देश कितना खर्च कर रहा है, इसको जानने की प्रक्रिया ही कहलाता है मानव विकास सूचकांक। अर्थात किसी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन का उपयोग कर कौन सा देश आगे है, यह जानने की क्रिया ही मानव विकास सूचकांक कहलाते हैं। और HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है सभी देशों में मानव विकास की जांच करती है। यानी ये जांच करने का काम कौन करती है, तो मानव विकास सूचकांक, यानी कह रहा है HDI। इसका स्कोर कितना से कितना होता है, याद रखिएगा 0 से 1। इसका स्कोर कितना है, 0 से 1। इसका क्या मतलब समझे कि मानव विकास के स्कोर के रूप में कितना रखा गया है, 0 से 1। आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बताइए भाई मानव विकास सूचकांक में स्कोर कितना दिया गया है, तो मानव विकास सूचकांक का स्कोर है 0 से लेकर के 1 के बीच। मान लीजिए कि कोई अगर देश जिसका स्कोर है 0.0005, क्लियर, और कोई देश है 0.57। अब बताइए, अभी आप बताएं इसको कि कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है और ये ज्यादा है। दशमलव के बाद दोनों अंक बराबर है, ये 5 है, ये 5 से 70 है, इसका मतलब ये बराबर है। तो ये 1 के समकक्ष है और ये 0 के समकक्ष है, ये 0 के समकक्ष है। तो नजदीक है 0 का, अर्थात इसका GDP कम है और इसका GDP ज्यादा है। मानव विकास सूचकांक में यह देश ज्यादा है, मानव विकास के सूचकांक में यह कम है। दूसरा लीजिए, मान लीजिए हमने 2 अंक लिया, एक समझिए, एक 0 है और एक है 1। अब यहां तक पहुंचने के लिए आपको जाना होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, तब 1 पर जाएंगे। ठीक है, अब समझिए, अगर कोई देश, जैसे मान लीजिए हमारी भारत की तुलना करें, अगर भारत इस जगह पर है और दूसरा देश ले लेते हैं, जैसे चीन की बात कर लें, चीन इस जगह है, और अमेरिका की बात कर लें, अमेरिका यहां है, सपोज मानने के लिए बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि 0 के नजदीक हम हैं तो हमारी GDP मानी मानव विकास सूचकांक बहुत कम है। चीन थोड़ा आगे है, इसका मानव विकास सूचकांक ज्यादा है, और अमेरिका जो सबसे आगे 1 के नजदीक है, इसका मानव विकास सूचकांक सबसे आगे है। तो अब आपको एक क्लियर हो गया होगा कि 0 से 1 के बीच स्कोर का क्या मतलब हुआ, कि जो देश नजदीक है, 1 के नजदीक है, तो उसका स्कोर समझिए ज्यादा है, तो वह मानव विकास में ज्यादा खर्च कर रहा होगा, यानी शिक्षा पर ज्यादा खर्च कर रहा होगा, अपनी सुरक्षा पर ज्यादा खर्च कर रहा होगा, सड़क के निर्माण में वो ज्यादा खर्च कर रहा होगा, लोगों के मतलब क्या कहते हैं, ऋण वो ज्यादा दे रहा होगा देश, नहीं। चलिए, और जो 0 के नजदीक है वो देश बहुत ही कमजोर होगा, तो समझिए वहां की सड़क व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, शिक्षा पर वह कम खर्च कर रहा होगा, अपनी आवास सुरक्षा पर कम खर्च कर रहा होगा। समझ रहे हैं? तो ये था हमारा मानव विकास सूचकांक। और 2019 के स्कोर के अनुसार हमारी रिपोर्ट जो है कितनी थी, भारत का स्कोर 0.645, यानी हम बहुत ही दूर थे अभी, यानी 1 पहुंचने में अभी दूरी है। यानी कहने का अर्थ है कि हमारा स्कोर मानव विकास सूचकांक अभी भी नीचे है। ठीक है, कोई दिक्कत? और अगर आंकड़ा और देखिएगा तो हम लोग बहुत नीचे में हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है, चलते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि मानव विकास सूचकांक क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मानव विकास सूचकांक क्या है, तो आप कह सकते हैं कि कोई देश अपने मानव के विकास पर कितना ज्यादा खर्च कर रहा है, वह कहलाता है मानव विकास सूचकांक। ठीक है, कोई शिक्षा पर, चलते हैं, या किसी संसाधन तक मानव की पहुंच और स्वास्थ्य के आधार पर किया जाता है। जैसे देखिए, यह जो होती है ना मानव विकास सूचकांक, किस आधार पर निकाला जाता है, तो निकालने का एक तरीका है कि यह संसाधन तक मानव की पहुंच और स्वास्थ्य के आधार पर किया जाता है। जैसे स्वास्थ्य किसी देश के जीवन प्रत्याशा को दर्शाता है,
शिक्षा किसी देश में कितना लोग पढ़ा लिखा है यह जानता है। इतना ही नहीं, संसाधन तक पहुंच, यानी किसी देश के लोगों के पास कितनी आय है या संसाधन तक पहुंचा है या नहीं, इन सारी बातों को, यानी आपने कुल क्या समझा कि मानव विकास सूचकांक अगर जानना हो हमें, तो हमें किन बातों को ध्यान रखना होता है? तो 3 चीज। कौन कौन? स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन। मानव विकास सूचकांक को अगर जानना है तो हमें किस चीज को ध्यान रखना होता है? 3 चीज। इन तीनों चीज का आंकड़ा निकाल करके तब जाकर के मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। अब कहेगा इसका कैसे? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन तीनों की शिक्षा निकालने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन की धारिता निकालने के लिए उसका मान हम लोग कितना देते हैं? 1/3। देखिए शिक्षा का मान भी कितना दिया हमने? 1/3। इसके अलावा स्वास्थ्य का मान भी कितना दिया हमने? 1/3। और संसाधन का भी मान कितना दिया हमने? 1/3। ये तीनों का योग जितना होता है, यानी तीनों का योग, तब जाकर के अगर एक पुर जाता है तो समझिए कि मानव विकास के सूचकांक में हम सबसे आगे हैं। और यही स्कोर हमारा कम हो जाता है तो समझते हैं मानव विकास सूचकांक। तो एक बात क्लियर हो गया कि मानव विकास सूचकांक निकालने के लिए किन किन चीजों की माप ली जाती है? तो 3 चीज। पहला है स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन, ठीक है। और तीनों का स्कोर कितना दिया जाता है? तो याद रखिएगा 1/3। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि मानव विकास सूचकांक के लिए हम उस वस्तु का स्कोर कितना देते हैं? तो मात्र देते हैं हम लोग 1/3, ठीक है। तो हम बता रहे थे आपको कि मानव विकास सूचकांक के बारे में कि उसको हम कैसे निकालते हैं। तो 3 चीजों को हम लोग एक आंकड़ा तैयार करते हैं। किस किस चीजों का हमने बताया? तो उसके लिए हम लोग चलते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन। तीनों का स्कोर हम लोग कितना देते हैं? तो 1/3 देते हैं। चलते हैं, देखिए ह्यूमन इंडेक्स कहता है कि स्कोर कितना है? 0 से 1। अब भारत की अगर बात करें तो पिछले कई सालों का हमने एक आंकड़ा तैयार किया है। 2006 में मानव विकास के क्षेत्र में भारत का स्थान 126वें रैंक पर था। जितने देश है ना उनमें भारत का स्थान कितना था? 126। 2015 में यह स्कोर चला गया 137। 2020 में यह स्कोर चला गया, सॉरी गलती हो गया यहाँ पर, ये नहीं आएगा, 131। क्या आ जाएगा? 131। और 2021 में यह हो गया 132वें रैंक पर। अब क्या समझ रहे हैं कि हमारा रैंक बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। हमारी रैंक जो है ना वो घट रही है। यानी हम लोग 126वें नंबर पर थे और बढ़कर चले गए अब 132वें नंबर पर। यानी मानव विकास में हम लोग नीचे जा रहे हैं। मानव विकास में क्या जा रहे हैं? नीचे। यानी हमारी देश जो है ना वह अन्य देशों की अपेक्षा नीचे जा रहा है। आपको लग रहा है कि हम लोग उन्नति कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। जब हमारी मानव विकास सूचकांक निकाली जाती है तो निकालने के लिए जब आंकड़ा तैयार होता है तो हमारी भारत का स्थान, अब 2006 में हम लोग 126वें रैंक पर थे, यानी हमसे ज्यादा 125 देश था जो हमसे ज्यादा उन्नत था। और आज यानी 2021 में आज हमसे कितने देश ज्यादा है? 131 देश ज्यादा है, यानी हम नीचे चले गए हैं, ठीक है। यानी भारत जो है ना वो विकास नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे और नीचे जा रहा है, ठीक है। चलते हैं, इस तरह भारत के मानव विकास कम होता जा रहा है। मानव विकास के उपागम याद रखिएगा। अब आपसे पूछा जाए कि भाई मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं मानव विकास के उपागम के बारे में। तो नंबर 1 याद रखेंगे, आय उपागम, यानी मानव विकास का कौन कौन स्रोत है। तो नंबर 1 आय, यह कहता है कि किसी मानव के पास कितनी पैसा होगा उसका विकास उतना ही ज्यादा होगा। देखिए मानव विकास कह रहा है कि आय उपागम, यानी वो कह रहा है कि जिस मानव के पास जितनी पैसा होगा वो उतना ही ज्यादा आमदनी करेगा, वो उतना ही आगे होगा, ठीक है। ये कह रहा है कौन? आय उपागम। दूसरा है कल्याण उपागम, यह मानव के लाभार्थी के रूप में देखती है, जिससे सरकार जितना ज्यादा खर्च करेगी आय उतना ही ज्यादा होगी, मानव विकास भी अधिक होगा और शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च करेगा। यानी कहने का अर्थ है, ये कह रही है कौन? कल्याण उपागम, कि सरकार जिस चीज पर ज्यादा खर्च करेगी उस क्षेत्र में लोगों की उन्नति ज्यादा होगी। अगर मान लीजिए सड़क की यातायात पर ज्यादा खर्च कर रही है देश, शिक्षा पर ज्यादा खर्च कर रही है, स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च कर रही है, तो वहां के लोगों का रहन सहन उठेगा, और जैसे उठेगा तो लोग अधिक से अधिक आय कमाएंगे, और आमदनी जब जैसे बढ़ेगा लोगों को तो वह खर्च भी अपने आप ज्यादा करेगा। क्लियर? तो आपने क्या समझा कि मानव विकास के कौन कौन उपागम? तो पहला आय और दूसरा कल्याण। तीसरा हमारा है क्षमता उपागम,
यानी किसी मानव के पास जितनी अवसर होगी उतना ही उसमें क्षमता की वृद्धि होगी और विकास भी उतनी तेजी से बढ़ेगा। आपने क्या समझा कि मानव विकास में जितनी ही उसकी क्षमता होगी, अवसर जितना उसको मौका मिलेगा, वो उतना ही ज्यादा अवसर की ओर बढ़ेगा, और जैसे अवसर की ओर बढ़ेगा तो आय ज्यादा होगी, खर्च भी उसका ज्यादा होगा। और चौथा हमारा है आधारभूत आवश्यकता उपागम। याद रखेंगे कौन कौन? आधारभूत आवश्यकता उपागम। यह अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा दिया गया, जिसके अनुसार मनुष्य 6 वस्तु को मिलनी चाहिए, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति, भोजन, स्वच्छ और आवास। यानी देखिए, यानी लोगों की आवश्यकता कौन कौन सी है ये कह रहा है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, और इन्हीं चीजों पर खर्च करना चाहिए। स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए, शिक्षा पर करनी चाहिए, जल आपूर्ति पर, भोजन पर, स्वच्छता पर और आवास पर। तो आपसे परीक्षा में एक तरह से क्वेश्चन पूछता है कि मानव विकास सूचकांक के कौन कौन से उपागम हैं, तो आप लिखेंगे मानव विकास के कुल 4 उपागम हैं। नंबर 1 आय उपागम, ये कहता है कि जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा पूंजी होगी वो उतना ही ज्यादा आगे बढ़ता है। कल्याण उपागम, ये कहता है कि सरकार जिस मद में ज्यादा खर्च करती है उस क्षेत्र में लोगों की ज्यादा वृद्धि होती है, जैसे उसकी वृद्धि होगी तो उसकी आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो खर्च करेगा। तीसरा है हमारा क्षमता, जिस लोगों को काम करने के अवसर बढ़ेंगे तो लोग एक काम से दूसरे, दूसरे से तीसरे काम की ओर अग्रसर होगा, और जैसे अवसर बढ़ेंगे, काम बढ़ेगा तो लोगों को खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी। और चौथा था अंतरराष्ट्रीय आधारभूत आवश्यकता उपागम, यानी कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं इन पर लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च करती है। और कौन कौन आवश्यकताएं हैं? तो कुल 6 है। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जल आपूर्ति है, भोजन है, स्वच्छता है और आवास। इन 6 चीजों पर लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि हम हर चीजों में जब सबसे पहले हम लोग अपनी स्वास्थ्य पर ख्याल रखते हैं, जब भी कुछ होता है इस पर ध्यान देते हैं। शिक्षा पर हर लोग खर्च कर रहा है, जहां जल आपूर्ति है उसके लिए लोग खर्च कर रहे हैं, फिर भोजन पर और स्वच्छता और आवास पर खर्च करते हैं। तो इस तरह से आपने क्या समझा, जो बड़े देश की अपेक्षा छोटे देश से लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, और जैसे नॉर्वे देश। देखिए, अब इसी उपागम की ओर अगर ध्यान दिया जाए तो कुछ देश ऐसे हैं जो बड़े हैं तो मानव विकास के सूचकांक में वह धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं कि मानव विकास की ओर ना ज्यादा ध्यान दिया और जल्दी आगे बढ़ गया। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर लीजिए, कभी देखा होगा तुम कि जो गांव में बड़े बड़े लोग हैं, जो सेठ कहलाते हैं अपने आप को, तो वो ज्यादा विकास नहीं, वो खेती पर निर्भर करते हैं, लोगों से खेती करवाते हैं, ज्यादा कुछ करते नहीं है, तो वो अपने न्यूनतम स्तर में रह जाते हैं। लेकिन एक आम मजदूर वो सोचता है कि हमें तो हर काम कर लेना है, किसी तरह से बढ़ना है, तो वह हर तरह की काम को करता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है, उन्नति उसके पास सब कुछ हो जाता है, घर मकान सब कुछ हो जाता है। तो आपने क्या समझा कि ऐसा ही हुआ विश्व के साथ कि बहुत सारे देश जो काफी उन्नति थे मानव विकास सूचकांक में, वह रह गया पीछे। लेकिन एक नॉर्वे देश है, याद रखिएगा, जो मानव विकास के सूचकांक में क्या हो गया है आगे। वो छोटा देश, उसके पास संसाधन की कमी थी, लेकिन उसकी सरकार और वहां के लोगों ने इन 4 उपागमों पर ध्यान दिया। किस पर? तो पहला था आय, कल्याण, क्षमता और आधारभूत। तो इन 4 उपागम पर ज्यादा ध्यान दिया, परिणाम हुआ कि वो मानव विकास के सूचकांक में आगे निकल गया। देश कौन है? नॉर्वे। ठीक, चलते हैं आगे। अब हमें पढ़ना है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अब अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन क्यों बनाया गया? तो होता क्या था मेरे भाई कि जो उद्योगपति होते थे, जो उद्योग के मालिक होते थे, वो क्या करते थे, जो गरीब आदमी होता था, कमजोर वर्ग के लोग होते थे, उनसे वो क्या करता था, ज्यादा से ज्यादा लोगों से काम करवाता, और जैसे काम करवाता था तो उसको वेतन बहुत कम देता था। पहले उद्योग में बुला लेता, काम उसे ज्यादा लेता। जैसे आपने पहले सुना होगा, श्रम पद्धति क्लास 10th में पढ़ा होगा। क्या होता था कि मिल मालिक मजदूरों को काम करने के लिए अपने मिल के आसपास छोटे छोटे कमरे बनाते थे, उसी में मजदूर को कहता तुम रहो यहाँ। अब क्या होता था कि 9 बजे उसको जाना है मिल में, तो उसको 7 बजे बुला लेता था। 7 बजे मजदूर गए और उसको छुट्टी देना था 4 बजे, तो उसको छुट्टी मिलता था 8 बजे, 9 बजे। अब ऐसी स्थिति में मजदूर तो मजबूरी में काम कर रहे थे,
मिल मालिक को क्या हो रहा था कि 5-6 घंटा उसको मुफ्त में काम मिल जाता था, फायदा हो जाता था, उतना मजदूर से वह काम कराता था। भाई मजदूरों का शोषण हो रहा था। तो इन्हीं शोषण को दूर करने के लिए, मजदूरों को हक के लिए फिर वेतन उसको सही से मिलना चाहिए, जितना वो काम करता है उसके हिसाब से उसको वेतन मिलना चाहिए। इन सारी चीजों को दूर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में किया गया। और इसका मुख्यालय याद रखेंगे कहां है, तो जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। आपसे पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का क्या काम, तो विश्व में जितने मजदूर हैं, मजदूरों के काम करने के घंटे, काम करने के वेतन, इन सारी बातों को, हितों की रक्षा के लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। यानी मजदूर से कोई ज्यादा काम नहीं ले और उसको सही से वेतन दे, इन बातों को ध्यान रखती है कौन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1919 में। और इसका मुख्यालय कहां है, तो जेनेवा में। ठीक है, चलते हैं। अब 1969 में इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला और वर्तमान में 187 देश हैं इसके सदस्य। देखिए मैंने इस संस्था जो काम कर रही थी, इसीलिए अच्छे ढंग से काम करने के कारण 1969 में इस संस्था को नोबेल पुरस्कार मिला। साथ ही साथ वर्तमान में 187 सदस्य हैं। हाँ, अभी ये तो किताब के हिसाब से हमने बताया है, जब किताब प्रकाशित हुई थी तब हो सकता है इसके सदस्य की संख्या बढ़ गई होगी, लेकिन फिलहाल हमको किताब से ही लिखना है, तो आप क्या बताएंगे, 187। अगर आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में कितने सदस्य हैं, क्या बोलोगे मेरे भाई, 187। चलो आगे है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है मेरे भाई, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को। इसका काम है विश्व के गरीबी हटाना और गरीब देशों की मदद करना। देखिए, केवल अपना विकास कर लेने से पूरे देश की उन्नति हो जाएगी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको सच रूप में देश की विकास देखना है, विश्व का विकास देखना है, तो पूरे सब लोग, जितने भी लोग हैं, सबको विकास करना होगा, सब आगे बढ़ेगा, तब जाकर के वास्तविक रूप में हम लोग क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसी बात को लेकर के, इसी बात को दर्शाने के लिए, ठीक है, एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत यह रखा गया कि जो उन्नत देश हैं, उन्नत राष्ट्र हैं, वो क्या करेंगे, इस संस्था को एक राशि उपलब्ध करवाएगी और यह संस्था देश में जहां गरीब लोग हैं या गरीब राष्ट्र है उसको आर्थिक मदद करेगी, यानी गरीबी हटाएगी। गरीबी, अभी आपने क्या समझा कि मानव विकास के क्या उपागम है, पूंजी। जब तक उसको आय पूंजी नहीं होगी वह आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसलिए पूंजी देती है कौन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये कब स्थापित हुई थी, 22 नवंबर 1965 को। ये इसका मुख्यालय याद रखेंगे न्यूयॉर्क अमेरिका में है। कहां है, न्यूयॉर्क अमेरिका में। और इसके कितने सदस्य हैं अभी तक वर्तमान में, ठीक है। चलिए, तो आपने 2 संस्था भी देखा। आगे चलते हैं, हमारी संस्था है सकल राष्ट्रीय उत्पादन यानी ग्रोस, इसको कहते हैं GNS, यानी कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, यानी सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। भूटान एक ऐसा देश है, मात्र एक ऐसा देश, वो कहता है कि जो देश के लोग ज्यादा खुश होते हैं उस देश की उन्नति ज्यादा होती है। खुश रहने से क्या होगा भाई, किसी आदमी को भाई दुख रहता है तभी वो खुश रहता है। हमको किसी चीज से दुख है फिर भी हम प्रसन्न रहते हैं, इसका क्या मतलब है कि हमारी उन्नति ज्यादा होगी। लेकिन अगर ये भूटान मानता है तो उसकी अपनी सोच है, अपनी बातें हैं, वो अपना माने। लेकिन हमको पढ़ना था इसीलिए हम पढ़ रहे थे सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। ये एक ऐसा देश है, कहते हैं कि जैसे लोग खुश होगा तो उसकी उन्नति ज्यादा होगी। तब पूछा गया कैसे, तब देखा, कहा कि देख भाई, जब खुशी होगी तो उत्साह बढ़ेगा, काम करने की उसमें क्षमता बढ़ेगी, तो इसीलिए वो ज्यादा काम करेगा, तो इस तरह से उन्नति होगी। चलिए, जो भी था, अब पढ़ रहे हैं हम लोग राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक। राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक यह जांच करती है कि कोई देश, राजनीतिक पार्टी किस प्रकार देश में आगे ले जा रही है या पीछे ले जा रही है। देखिए, ये राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक अभी स्थापना नहीं हुई है, लेकिन इस पर लोग काम कर रहे हैं कि ये जांचेगी कि कोई देश कितना आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है।
राजनीतिक पार्टी कितना आगे ले जा रही है। जैसे अपने भारत में ले लीजिए, कई पार्टियां हैं हमारे देश में। अब कांग्रेस की सरकार में भारत का जीडीपी बढ़ा, यानी मानव विकास सूचकांक बढ़ा, या भाजपा की सरकार में मानव विकास सूचकांक बढ़ा, या अन्य कोई पार्टी लीजिए उनके सरकार में बढ़ी। जब वो देखेगी कि 4-5 पार्टियां में किसकी सरकार में बढ़ रही है, तो वो पूछेगा, भारतीय राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है वो हमारी वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार से पूछेगी कि ए भाई, तब पिछले वाला सरकार में तब भारत का विकास ज्यादा था, इमे काहे कम हो गया, कहां घोटाला कर दिया। था कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। कौन? राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक। जब ये संस्था आ जाएगी तो हर देश में ये लागू होगी और हर देश में राजनीतिक पार्टियां डर से काम करेगी कि अगर मानव विकास सूचकांक कम गया तो इस संस्था हमसे पूछेगी, सवाल करेगी, ये भाई काहे देश का जीडीपी कम रहा है रे, तो हम कहां जाएंगे तब, तो पार्टी के खतरा हो सकता है नहीं। इसीलिए वो क्या करेगी, डर से कुछ तो करेगी, जरूर सही काम करेगी तब। अब समझ रहे ना, अभी संस्था लागू नहीं हुई है लेकिन आने वाले समय में लागू होगी, ठीक है ना। विश्व के बहुत सारे अर्थशास्त्री इस बात पर विचार कर रहे हैं, इस बात पर, और यूनाइटेड नेशनल को दे रहे हैं कि इस संस्था लाई जाए ताकि कोई भी देश के जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये काम करेगी कि राजनीतिक पार्टियां ये काम करेगी कि सही से वह देश को चला रही है या नहीं चला रही है, देश आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, इसको जानना है तो सबसे पहले हमें क्या लाना होगा, राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक। मानव विकास वाले देश अपनी सुरक्षा पर विशेष खर्च करते हैं, यानी जो भी मानव विकास सूचकांक में है देश, वो क्या कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा पर क्या कर रहे हैं, ज्यादा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं इतनी बातें समझ में आ गया होगा और हमारा यहीं पर अध्याय समाप्त होता है। तो आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी एक नजर देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक हमने पढ़ा आज कि कोई देश कितना आगे बढ़ रहा है, लोगों के रहन सहन कितने आगे बढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग मानव विकास सूचकांक। और इसके जांचने के लिए हमने 3 चीज पर ध्यान दिया कि उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है और संसाधन की खपत किस तरह से है। इन 3 बातों को देखते हैं। तीनों का स्कोर हमने कितना दिया था, 1/3, 1/3। और मानव विकास स्कोर की माप कितनी होती है, तो 0 से लेकर के 1 के बीच। फिर हमने बताया कि मानव विकास सूचकांक के उपागम कौन कौन है, तो 4 हमने बताया, आय उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता और आधारभूत उपागम हमने बताया। फिर इसके बाद हमने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्यों स्थापित की गई है। फिर हमने बताया आपको कि राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक। इन सारी बातों को हमने विशेष समझाने का प्रयास किया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें विदा दीजिए। कल मिलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।